नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह। क्या गाजा की जंग आखिरकार निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है? क्या हथियारों की भाषा अब समझौते में बदलने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट में बनने जा रही नई ताकतों की नई तस्वीर, या फिर ये सब किसी और बड़े युद्ध की तरफ की सिर्फ एक शुरुआत है? एक तरफ दावा है कि इजरायली सेना गाजा से पीछे हटेगी, हमास हथियार छोड़ेगा और इस पूरी डील के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी कूटनीतिक भूमिका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंदूकें सचमुच खामोश होंगी या युद्ध सिर्फ अपना चेहरा बदल रहा है? दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बयान से इराक ने दूरी बना ली है। जिस समन्वय का दावा वॉशिंगटन कर रहा था, बगदाद उसी दावे से किनारा कर चुका है। इराक ने सीधे सीधे कह दिया है कि इसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं थी। भागीदारी तो दूर, हमले की जानकारी तक नहीं थी। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय साझेदार अब उसके साथ खड़ा नहीं दिखना चाहता? उधर लाल सागर और अरब सागर में हूती का खतरा लगातार बढ़ रहा है। मिसाइल, ड्रोन और समुद्री हमलों के बीच अब 14 देशों की नौसेनाएं एक साथ मैदान में उतर चुकी हैं। क्या यह सिर्फ समुद्री सुरक्षा अभियान है या ईरान समर्थित ताकतों के खिलाफ एक बड़ा सैन्य मोर्चा तैयार हो चुका है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या चीन चुपचाप ईरान की ताकत बढ़ा रहा है? क्या बीजिंग से तेहरान तक मिसाइल्स की नई सप्लाई की तैयारी है? क्या अमेरिकी खुफिया एजेंसीज को इसकी भनक लग चुकी है? अगर चीन खुलकर ईरान के साथ खड़ा हुआ तो क्या मिडिल ईस्ट का संकट सीधे अमेरिका और चीन की रणनीतिक टक्कर में बदल जाएगा? गाजा, इराक, हूती, ईरान, चीन और अमेरिका आज हर मोर्चे पर बदल रहे हैं समीकरण। हर बयान के पीछे छिपी है नई रणनीति। हर दावे के पीछे खड़ा है एक बड़ा भू राजनीतिक खेल। तो आखिर कौन बना रहा है नई विश्व व्यवस्था? कौन पीछे हट रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है और कौन रच रहा है अगले महासंघर्ष की पटकथा? इन सभी बड़े खुलासों, दावों, जवाबों और वैश्विक शक्ति संघर्ष की हर परत का विश्लेषण करेंगे वर्ल्ड वॉर में। नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिन पर विस्तार से हमारी नजर रहने वाली है, डिस्कशन होने वाला है। तो बात करेंगे पहली खबर का रुख कर लेते हैं, बताते हैं कि पहली बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर की आज कौन सी रहने वाली है। हटेगी इजरायली सेना, हमास हथियार छोड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल वाकई में अमेरिका की बात पर विश्वास करेगा? क्योंकि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया, उन्होंने कहा है कि हमारी हमास से बात हो चुकी है, डील हो चुकी है। ऐसे में इजराइल को अब अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। सवाल यह है कि कितनी गंभीरता से डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को इजराइल लेने वाला है, क्योंकि अतीत में भी इस तरह के दावे डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से लेबनान में भी अटैक्स हो रहे थे, वहां भी डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा था कि वह हमले ना करें, लेकिन इजराइल ने बात नहीं मानी थी, नेतन्याहू ने बात नहीं मानी थी। ऐसे में इस कंडीशन में क्या वाकई में इजरायली सेना वहां से हटेगी? क्या रहने वाली है रूपरेखा इस पूरी खबर की? इस पर विस्तृत से डिटेल में हम बात करने वाले हैं अगले कुछ देर में। लेकिन दूसरी खबर आपको बता रहे थे जिस पर आज हमारी नजर रहने वाली है, वो है ट्रंप के बयान से किनारा, इराक साथ क्या छोड़ रहा है? क्या इराक ने किनारा कर लिया है? विश्वसनीय देश है इराक अमेरिका का, लेकिन इस सिनारियो में क्या नजर आ रहा है? ट्रंप के बयान से किनारा। अब देखिए, ट्रंप ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, इससे इराक ने कहीं ना कहीं दूरी बना ली। ऐसे में एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये कह रहा है इराक की उसे ये नहीं पता कि उसकी जमीन पर क्या हो रहा है, किस तरीके से यहां पर जो प्रॉक्सीज है उन्हें अटैक किया जा रहा है, क्योंकि इराक ये बखूबी जानता है कि अगर उसने इस बात को कबूला तो सीधे सीधे दुश्मनी उसकी ईरान से होगी। तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं। हूती का खतरा, उतरी 14 देशों की सेना। अब ये जो 14 देशों की सेना की बात है, इसे लेकर क्या स्थिति बन रही है? हूती का खतरा क्योंकि मंडरा रहा है, अब सऊदी अरब ये दावा कर रहा है कि उसने 14 देशों का आह्वान किया है जो कि मदद के लिए आ गए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बाद बाब मंडेब, जो कि दूसरा एक ऐसा बड़ा, अगर हम देखें, स्रोत है जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, और ऐसे में वहां भी ईरान के जो प्रॉक्सीज है वो खतरे की तरह यहाँ पर बने हुए हैं। और ऐसे में सऊदी अरब ने अब आह्वान किया है कि तमाम जो 14 देश हैं वो उसकी सेना लेकर आके मदद कर रहे हैं। हालांकि इन 14 देशों की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन देखना होगा इस खबर में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई में ये तमाम देश सऊदी अरब के आह्वान पर यहाँ पहुंच रहे हैं
क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें, अगर हम होर्मुज की बात करते हैं, वहां पर भी तो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आह्वान किया गया था, मांग की गई थी कि बाकी देश आए और इंटरवीन करें ताकि यहां से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुका हुआ है वो एक बार फिर से बहाल हो पाए, जो ऊर्जा संकट दुनिया भर में बना हुआ है वो खत्म हो पाए। लेकिन वहां पर कोई देश नहीं उतरा। ऐसे में ये जो दावा किया जा रहा है, इस दावे में कितनी सच्चाई है, हूती के खतरे के बीच, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। बाबल मंडेप की क्या स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। अगली खबर का रुख करते हैं, जिस पर डिटेल में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो ईरान को मिसाइल देगा चीन, यूएस को भनक। अब देखिए, चाइना किस तरीके से ईरान को सपोर्ट कर रहा है ये हम बखूबी जानते हैं और यही स्थिति रशिया के साथ भी है। लेकिन अभी पिछले दिनों जब इजराइल ने बाकायदा ये सूचना डोनाल्ड ट्रंप को दी थी कि चाइना लगातार मदद कर रहा है, रशिया की तरफ से भी मदद की जा रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने धमका दिया था। उन्होंने कह दिया था कि चाइना और रशिया हथियार ना दें ईरान को, किसी भी तरीके की मदद ना करें। लेकिन यहां पर अब ये जो सूचना मिल रही है, जिसकी भनक भी डोनाल्ड ट्रंप को लग चुकी है, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का कोई इंपैक्ट नहीं है चाइना पर? क्योंकि इस तरह की बातें भी आ रही है कि प्रतिबंध लग जाएगा चाइना पर और आगे जाकर जो स्ट्रेस है वो और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इन सब से बेखबर चाइना लगातार ईरान को मदद कर रहा है, जिस तरह की खबर मिल रही है, और ये भनक अमेरिका को भी लग चुकी है। ऐसे में अमेरिका का अगला कदम क्या होने वाला है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इस पर डिटेल में हम बात भी करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, गाजा में बनेगी अब नई सरकार, गाजा से अपनी सेना वापस बुलाएगा इजराइल। ट्रंप ने बताया वोट ऑफ पीस को मिली है बड़ी कामयाबी। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावा जो कि फेल हो गया है, ईरान को चीन देगा 400 एयर डिफेंस मिसाइल्स। चीन ईरान हथियार डील से अमेरिका में हड़कंप है। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है कि मैंने तो धमकाया था कि चाइना ना करे ईरान की मदद, क्योंकि एक तो ईरान वैसे कंट्रोल में नहीं है और जिस तरीके से उसे हथियार प्रोवाइड कर रहा है चाइना, ऐसे में तो ईरान को घुटनों पर लाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में हथियारों की कमी है। अब देखिए, ईरान को चीनी मैनपेट्स की सप्लाई की खबर मिल रही है। ऐसे में क्या स्थितियां बन रही हैं, कैसे डील करेगा चाइना के साथ अमेरिका, देखना होगा। इन सब के बीच गालिबाफ का अमेरिका पर बड़ा हमला। अमेरिका हर दिन नया अपराध कर रहा है, ये गालिबाफ ने कहा। आम लोगों के घरों पर हमले का आरोप है। अमेरिका बेगुनाहों का खून बहा रहा है, ये गालिबाफ की तरफ से कहा गया है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं अमेरिका पर। मानवीय संकट उत्पन्न करने के आरोप, मासूमों का खून बहाने के आरोप, रिहायशी इलाकों में हमला करने के आरोप। एक बार फिर से गालिबाफ ने अटैक किया। लेबनान में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई, हिजबुल्लाह सुरंग कॉम्प्लेक्स तबाह, दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया। सुरंग कॉम्प्लेक्स को बड़ा ऑपरेशनल ढांचा जो है वो इजराइल की तरफ से बताया गया है। लेबनान में एक बार फिर से आईडीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। अब देखिए, एक तरफ बातचीत चल रही है बैक चैनल अमेरिका और ईरान के बीच, और ये कह चुका है ईरान की सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होना चाहिए। लेकिन इससे बेखबर या फिर कहे कि इससे एकदम अलग जो है इजराइल अपने काम पे लगा हुआ है। लेबनान में लगातार एक्शन जो है वो इजराइल का देखने को मिल रहा है। लेबनान में आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई है। हिजबुल्लाह सुरंग कॉम्प्लेक्स तबाह हुआ है, दक्षिणी लेबनान को निशाना बनाया गया। सुरंग कॉम्प्लेक्स को जिसको अटैक किया गया है उसको बताया गया है बड़ा ऑपरेशनल ढांचा, और इसी कारण से इसे निशाना बनाया गया। अब देखिए, सेंटकॉम ने आईआरजीसी के 3 दावों को झूठा बता दिया है। होर्मुज पर ईरानी दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिकी F-35 नष्ट होने का दावा गलत है, ये सेंटकॉम की तरफ से कह दिया गया। कोई अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, ये सेंटकॉम की तरफ से कह दिया गया। अब एक नैरेटिव वॉर जो हम देख रहे हैं डे 1 से, वो एक बार फिर से उसी कड़ी में इस खबर को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे को कमतर दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। आईआरजीसी ने दावा किया, लेकिन इन दावों को सेंटकॉम झूठा बता रहा है, गलत बता रहा है, आधारहीन बता रहा है। सेंटकॉम ने इन दावों को पूरे तरीके से खारिज कर दिया। वहीं देखिए, 7 अक्टूबर 2023 जिस दिन हमास के हमले ने इजराइल को झकझोर दिया था, उसी दिन से गाजा बारूद, बम और बर्बादी का मैदान बन गया है। लेकिन अब लगभग 3 साल बाद दावा किया जा रहा है कि वही हमास जिसने इजराइल को खुली चुनौती दी थी, अब हथियार डालने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनके बोर्ड ऑफ पीस ने ऐसी डील करवा दी है जिसमें हमास हथियार छोड़ देगा। इजरायली सेना गाजा से चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेगी और गाजा में नई फिलिस्तीनी सरकार बनेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई युद्ध खत्म होने वाला है या ये भी मिडिल ईस्ट की एक और अधूरी डील साबित होगी। और सवाल ये भी कि क्या इजराइल पीछे हटेगा, क्या हमास हथियार छोड़ेगा। इजराइल की सबसे बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हमास हथियार डालने को तैयार है।
इस पर अभी भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह, इस पर सवाल है। ट्रंप ने किया बड़े समझौते का दावा, हमास और अन्य गुटों की सहमति का दावा, चरणबद्ध तरीके से हथियार छोड़ने की योजना। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या गाजा जंग जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप की पीस डील पर दुनिया की नजर अब टिकी हुई है। इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी का प्रस्ताव आ चुका है। गाजा में स्थायी शांति का दावा किया जा रहा है, पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुका है। कई चरणों में लागू होगा समझौता, ये जो है चीज निकलकर सामने आ रही है। इन सब के बीच ये भी पता चला है कि हमास की बड़ी शर्तें हैं। हमास की शर्तें क्या, वो भी आपको बता दें। पहले इजराइल अपना वादा निभाए, समझौते की पुष्टि का दावा, शर्तें पूरी होने पर ही अमल होगा, यानी कि विश्वास नहीं होगा जब तक इजराइल की सेना पीछे नहीं हटेगी, तभी हमास जो है हथियार छोड़ेगा। इसके साथ यह भी कह दिया गया उल्लंघन अगर हुआ तो समझौता भी रुकेगा। इन सब के बीच सवाल यह कि अब गाजा का क्या होगा। नई फिलिस्तीनी सरकार की तैयारी, नए प्रशासन की रूपरेखा, आम नागरिकों के लिए नई शासन व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में संचालन होगा। एक और चीज जिस पर सोचने की जरूरत है वो ये कि हमास हथियार किसे सौंपेगा। इंटरनेशनल फोर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस पर भी सवाल है। रॉकेट और हथियार जमा होंगे, सुरंगों की निगरानी होगी और कार्रवाई होगी, असैन्य गाजा बनाने की योजना होगी। हमास साफ तौर पर चेतावनी दे चुका है, इजराइल पीछे हटा तभी आगे बढ़ेंगे, सेना की वापसी जरूरी होगी, सभी शर्तें पूरी करना अनिवार्य होगा, तभी ये जो समझौता है तभी लागू होगा। अब काहिरा में एक निर्णायक बैठक भी होनी है। अमेरिका, मिस्र, कतर, तुर्की आमने सामने होंगे। अगले चरण पर मंथन होगा, संघर्ष विराम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके साथ पुनर्निर्माण कैसे होगा, इस पर भी चर्चा होगी। अब देखिए, आपको अब ये बताते चलते कि 7 अक्टूबर से अब तक क्या क्या हुआ है। 22 महीने की जंग का टर्निंग पॉइंट क्या आ गया है। हमास हमले के बाद शुरू हुआ ये युद्ध, हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, भारी तबाही यहां पर हुई है, लेकिन अब शांति की नई कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल यह भी कि गाजा में कौन चलाने वाला है सरकार। बोर्ड ऑफ पीस के साथ नया प्रशासन, फिलिस्तीनी नेतृत्व को जिम्मेदारी मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का दावा भी किया जा रहा है, पुनर्निर्माण पर फोकस होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सचमुच खत्म हो जाएगी गाजा की यह जंग। क्या हमास पूरी तरह हथियार छोड़ देगा, ऐसा लगता है? क्या इजराइल पूरी तरह पीछे हट जाएगा? क्या गाजा में आखिरकार स्थायी शांति आएगी जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है? ये वो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हमास हथियार डालेगा, गाजा बदलेगा, क्या मिडिल ईस्ट में शांति लौटेगी? बाईस महीने से ज्यादा समय तक चली जंग, हजारों मिसाइलें, हजारों हवाई हमले, लाखों बेघर लोग और गाजा के मलबे के बीच अब शांति की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनके बोर्ड ऑफ पीस ने हमास और दूसरे फिलिस्तीनी सशस्त्र संगठनों के साथ ऐसा समझौता कराया है जिसके तहत सभी हथियार डाल देंगे और संघर्ष खत्म करेंगे। ट्रंप का बड़ा दावा, हमास हथियार डालेगा, चरणबद्ध तरीके से लागू होगी डील, इजरायली सेना धीरे धीरे पीछे हटेगी, गाजा में बनेगी नई फिलिस्तीनी सरकार, इंटरनेशनल फोर्स संभालेगी सुरक्षा।
अगर ये समझौता पूरी तरह लागू होता है तो पहली बार गाजा पूरी तरह सैन्य क्षेत्र बनने की दिशा में बढ़ेगा। यानी रॉकेट नहीं, सुरंगें नहीं, हथियार बंद ठिकाने नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नई प्रशासनिक व्यवस्था। ट्रंप ने इसे इजरायल की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है और कहा है कि गाजा अब कभी इजरायल पर हमलों का लॉन्च पैड नहीं बनेगा। हमास के हथियारों का क्या होगा? इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को सौंपे जाएंगे, सुरंगों को नष्ट किया जाएगा, हथियारों की स्वतंत्र निगरानी होगी, नई फिलिस्तीनी पुलिस को प्रशिक्षण मिलेगा, लगभग 5000 सैनिक होंगे तैनात। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। हमास ने समझौते की पुष्टि तो की है, साथ ही साफ चेतावनी भी दी है। हमास का कहना है कि अगर इजरायल सेना की वापसी में देरी करता है, अगर तय शर्तों का पालन नहीं करता, तो हमास भी हथियार डालने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी भरोसा भी अधूरा है और समझौता अभी भी शर्तों के घेरे में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा को पूरी तरह सैन्य बनाने में 200 से 300 दिन लग सकते हैं। इसके बाद नई फिलिस्तीनी सरकार प्रशासन संभालेगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बल सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएगा। इस फोर्स की कमान एक अमेरिकी जनरल के हाथ में होगी और इसमें करीब 5000 सैनिक शामिल किए जाने की तैयारी है। अब आगे क्या? काहिरा में होगी अहम बैठक। अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की होंगे शामिल। दूसरे चरण के संघर्ष विराम पर चर्चा, पुनर्निर्माण का रोड मैप तैयार होगा, नई शासन व्यवस्था पर फैसला। युद्ध शुरू करना आसान होता है, लेकिन युद्ध खत्म करना हमेशा सबसे कठिन होता है। 7 अक्टूबर के हमले ने जिस संघर्ष को जन्म दिया, क्या वही संघर्ष अब इतिहास बनने जा रहा है? क्या हमास सचमुच हथियार छोड़ देगा? क्या इजरायल पूरी तरह पीछे हटेगा? क्या गाजा में आखिरकार शांति लौटेगी, या फिर ये समझौता भी पुराने समझौते की तरह कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। क्या दुनिया को हथियार बेचने वाला अमेरिका अब खुद हथियारों की कमी से जूझ रहा है? क्या ईरान के साथ टकराव, यूक्रेन और इजराइल को लगातार हथियारों की सप्लाई अब वॉशिंगटन पर ही भारी पड़ रही है? और क्या इसी डर ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल ऑर्डर देने पर मजबूर कर दिया है? क्योंकि अब अमेरिका ने खोल दिया अपना खजाना और एक झटके में 58.6 अरब डॉलर की मेगा डील कर डाली है, ताकि खाली होते मिसाइल भंडार फिर से भर सके। दावा है कि अमेरिकी हथियारों का स्टॉक तेजी से घट रहा है। पैट्रियट और थार जैसे इंटरसेप्टर बड़ी संख्या में खर्च हो चुके हैं। और सबसे बड़ा डर सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि भविष्य में चीन के साथ संभावित सैन्य टकराव का है। यानी जो देश पूरी दुनिया को हथियार देता रहा है, अब वही अपने गोला बारूद की गिनती करने पर मजबूर है। आज हम बताएंगे, क्या सचमुच अमेरिका के मिसाइल भंडार खाली होने लगे? 58.6 अरब डॉलर की इस मेगा डील के पीछे ट्रंप की असली रणनीति क्या है? और क्या दुनिया एक नए हथियारों की दौड़ के सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुकी है? ईरान युद्ध से खाली, अमेरिकी मिसाइल भंडार कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ट्रंप ने किया है 58.6 अरब डॉलर का मेगा ऑर्डर जो है उनके द्वारा दिया गया है। हथियारों की खपत ने बढ़ाई अमेरिका की चिंता, स्टॉक भरने के लिए मेगा डील उन्होंने की है। ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला जो है इसे माना जा रहा है। 58.6 अरब डॉलर का मेगा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया। लॉकहीड मार्टिन को ऑर्डर मिला है पैट्रियट PAC-3 MSE इंटरसेप्टर का उत्पादन।
2026 से 2032 तक ये समझौता चलने वाला है। अब देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी एयर डिफेंस डील इसे माना जा रहा है। पेंटागन के सबसे बड़े सौदों में शामिल मिसाइल उत्पादन में कई गुना बढ़ोतरी का लक्ष्य है। युद्धकालीन जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। पहले 1 साल, अब 7 साल का फ्रेमवर्क। अप्रैल 2026 में 4.7 अरब डॉलर का अनुबंध, अब बढ़ाकर 7 साल का अग्रीमेंट। इन सब के बीच सवाल इस बात को भी लेकर कि क्यों बढ़ी है मिसाइल्स की मांग। यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई हो रहे हैं, इजराइल की रक्षा में भारी इस्तेमाल हो रहा है, ईरान संघर्ष में इंटरसेप्टर की खपत हुई है, बड़े पैमाने पर हो रही है। ऐसे में अमेरिकी स्टॉक पर दबाव बढ़ता जा रहा है। CSIS के मुताबिक 1000 से कम पैट्रियट इंटरसेप्टर, 250 से कम थार्ड इंटरसेप्टर है। अब ऐसे में ट्रंप की नई डिफेंस रणनीति इसे मान सकते हैं। अपने हथियार भंडार को दोबारा से भरना, उत्पादन क्षमता में तेज विस्तार और भविष्य के युद्ध की तैयारी। जाहिर है, चीन बड़ी चिंता है, भविष्य में बड़े संघर्ष की आशंका है। लंबी जंग के लिए स्टॉक मजबूत करने की तैयारी इसीलिए तो की जा रही है। गोला बारूद की कमी से बचने की रणनीति है और जाहिर है, जंग से तेज हुई है हथियारों की ये दौड़। रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव इसके पीछे का प्रमुख कारण है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या स्थिति फिलहाल नजर आ रही है वो अमेरिका जो बाकी देशों को हथियार मुहैया कराता है, अब अमेरिका में खुद हथियारों की कमी देखी जा रही है। मिडिल ईस्ट की जंग में अब मिसाइल से ज्यादा बयानों की लड़ाई छिड़ गई है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इराक की रजामंदी से अमेरिका और सऊदी ने ईरान समर्थित ठिकानों पर हमला किया है। दूसरी तरफ बगदाद का पलटवार आ गया है, ना उन्हें बताया गया, ना उन्होंने मंजूरी दी। अब क्या ट्रंप के एक बयान ने इराक को ईरान के निशाने पर ला दिया है? क्या बगदाद अब तेहरान के गुस्से से बचने के लिए पीछे हट रहा है? उधर ईरान ने 3 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान तबाह करने का दावा किया है, लेकिन अमेरिकी सेना ने उसे पूरी तरह झूठ करार दे दिया है। सवाल यह है कि आखिर सच क्या है? क्या ट्रंप के बयान से बवाल और ज्यादा बढ़ गया है? क्या इराक अब पीछे हट रहा है? इराक ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। उसने कह दिया कि उसे हमलों की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा था वो आपको एक बार बताते हैं। फॉक्स न्यूज इंटरव्यू में बड़ा दावा किया डोनाल्ड ट्रंप ने। इराक के समन्वय के बाद ये कार्रवाई हुई है, इराक से कोऑर्डिनेशन के बाद। बगदाद ने हालांकि इस दावे से इनकार कर दिया है, पलट दिया इसे। सरकार ने नहीं दी कोई मंजूरी, हमलों से पहले कोई सूचना ही नहीं थी हमें, ये इराक का अपना पक्ष है। इराक ने पल्ला झाड़ लिया अगर हम देखें सिरे से। ऑपरेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्रवक्ता हैदर अल अवौदी का ये स्टेटमेंट है। अब क्या इराक को ईरान की नाराजगी का डर है कि ट्रंप के बयान से अटकलें बढ़ गई हैं? इराक ने तुरंत खंडन कर दिया है। इराक ने साफ संदेश दे दिया है कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का समर्थन हम नहीं करते हैं। तटस्थ रुख दोहरा दिया अपना। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव तो बढ़ा हुआ है। अमेरिका ईरान में बयानबाजी तेज है, इराक बीच में फंसा हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इराक की कूटनीतिक चुनौती यहां पर अब देखने को मिल रही है। अमेरिका से रिश्ते भी जरूरी हैं इराक के लिए। ईरान से टकराव भी नहीं चाहता है इराक सीधे तौर पर। अब इन सब के बीच सवाल यह है कि सच कौन बोल रहा है? ट्रंप का दावा, इराक का खंडन, ईरान का पलटवार, ये तीनों ही प्लेयर्स जो हैं आमने सामने आकर खड़े हो गए। इराक खुद को कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा महसूस कर रहा है। गर्दन बचाकर भागा इराक, ट्रंप के दावे को किया खारिज, ईरान का करारा पलटवार। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ बारूद तक सीमित नहीं रही, अब सियासी बयानों ने भी नया मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इराक सरकार की जानकारी और समन्वय से अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में मौजूद ईरान समर्थित गुटों पर कार्रवाई की। लेकिन ट्रंप का यह दावा सामने आते ही बगदाद में सियासी भूचाल आ गया। इराकी सरकार के प्रवक्ता हैदर अल अवौदी ने सरकारी टीवी पर साफ कहा, सरकार को हमलों की पहले से कोई जानकारी नहीं थी।
न किसी ऑपरेशन को मंजूरी दी गई और न ही इराक की जमीन का इस्तेमाल किसी सैन्य कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया। यानी जिस समन्वय की बात ट्रंप कर रहे थे, इराक ने उसी से पूरी तरह किनारा कर लिया। दिलचस्प बात ये कि कुछ दिन पहले इराकी प्रधानमंत्री अली अल जैदी की ट्रंप से मुलाकात हुई। यही वजह है कि ट्रंप के बयान के बाद सवाल उठने लगे, क्या इराक ने चुपचाप अमेरिका का साथ दिया या फिर ईरान के संभावित गुस्से से बचने के लिए अब सार्वजनिक तौर पर इनकार कर रहा है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। तनाव इतना बढ़ा कि इराकी प्रधानमंत्री ने अपना प्रस्तावित सऊदी अरब दौरा भी स्थगित कर दिया। सरकार ने दोहराया, इराक किसी भी देश की तरफ से उसकी जमीन या क्षेत्रीय संप्रभुता से जुड़े किसी भी आक्रामक कदम का समर्थन नहीं करता। यानी बगदाद अब हर हाल में खुद को इस टकराव से दूर दिखाना चाहता है। उधर ईरान ने एक और बड़ा दावा कर पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ईरानी मीडिया ने कहा, जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मिसाइल हमले ने 3 अमेरिकी F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट तबाह कर दिए। लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। अमेरिका का कहना है कि न किसी F-35 को नुकसान पहुंचा, न किसी अमेरिकी विमान को। दोनों पक्षों के दावे एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। एक तरफ ट्रंप का दावा, दूसरी तरफ इराक का इनकार और तीसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच F-35 को लेकर जुबानी जंग। मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, बयान भी हथियार बन चुके हैं। सवाल यही है कि क्या इस बयानबाजी से जंग का दायरा और बढ़ेगा या फिर कूटनीति हालत संभाल लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।